अब हमें ये देखना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी आलोचना दृष्टि का जो निर्माण किया उसके स्रोत क्या थे। कहने का मतलब यह है कि आचार्य शुक्ल ने किन सिद्धांतों विचारों से प्रेरित होकर के प्रभावित होकर के अपनी आलोचना दृष्टि के मानदंड बनाए, निकष बनाए, कसौटी कसे। हिंदी आलोचना में प्रायः यह बात कही जाती है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के रामचरितमानस की काव्य दृष्टि या सामाजिक दृष्टि या आदर्श दृष्टि कलात्मक रूप से भी और विषयगत रूप से भी, भावगत रूप से भी उससे प्रेरित होकर के अपने काव्य सिद्धांतों को निर्मित किया। इस बात को बिल्कुल नकारा तो नहीं जा सकता है, लेकिन यह कहना कि तुलसी का रामचरितमानस ही उनके आलोचनात्मक सिद्धांतों का प्राथमिक स्रोत है, बहुत समीचीन नहीं होगा, बहुत उचित नहीं होगा। इस पर विचार करने की जरूरत है। आचार्य शुक्ल की काव्य यात्रा, यूं कहिए कि आलोचना या साहित्य यात्रा को देखना चाहिए। वास्तव में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती पत्रिका 1903 में संपादित करना प्रारंभ किया तो शुक्ल जी की साहित्य यात्रा लगभग उसी के साथ उल्लेखनीय रूप से शुरुआत उसकी मानी जा सकती है। आचार्य शुक्ल करते क्या थे? आचार्य शुक्ल कम उम्र के नौजवान व्यक्ति, वे महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से अंग्रेजी में लिखे गए लेखों का अनुवाद करते थे और साहित्य कल्पना का आनंद और उस समय की विश्व प्रसिद्ध किताब द रिडल ऑफ यूनिवर्स, इसका भी बाद में चल करके उन्होंने विश्व प्रपंच के नाम से एक अनुवाद किया। मैं कहना यह चाहता हूं कि शुक्ल जी उस समय के पाश्चात्य आलोचकों, विचारकों, सिद्धांतकारों के संपर्क में इसी अनुवाद कार्य के माध्यम से आए और शुक्ल जी का पाश्चात्य काव्य शास्त्र और सिद्धांत से बड़ा गहरा परिचय हो गया, उनका बड़ा गहरा अध्ययन था। मैंने पूर्व में संकेत किया है कि मैथ्यू आर्नल्ड से लेकर आई.ए. रिचर्ड्स तक शुक्ल जी ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा का गहरा अध्ययन किया था, उनको उसकी गहरी जानकारी थी और वहां बराबर विशेष करके मैथ्यू आर्नल्ड और आई.ए. रिचर्ड्स जैसे प्रभावशाली आलोचक बराबर साहित्य को जीवन के सरोकारों से जोड़ करके कलावादी कूप मंडुकता से उसे बाहर निकाल करके एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक नए संवेदनात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साहित्य की आलोचना की बात उठा रहे थे और रामचंद्र शुक्ल इससे प्रभावित थे। इसका मतलब यह नहीं है कि शुक्ल जी को कलात्मक चीजें पसंद नहीं है या शुक्ल जी कला को गौण मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी कला को ही साध्य नहीं मानते, वे साधन मानते हैं। अगर उत्तम कला के साथ उत्तम विचार, जीवन के आदर्श और दृष्टिकोण साहित्य की समीक्षा के मानदंड बने तो शुक्ल जी को वही काम्य है। तो ऐसा अक्सर माना गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले वैज्ञानिक
इतिहासकार रहे, पहले आधुनिक आलोचक थे। ठीक ऐसे ही बात मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में भी कही जाती है कि वे अंग्रेजी की आधुनिक आलोचना के अग्रदूत रहे, पायोनियर रहे। और शुक्ल जी के बारे में तो यह बिल्कुल हिंदी के लिए सच है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जीवन के कल्याण, जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण या विवेकवादी सोच विचार और कलावाद से हट करके साहित्य को जीवन के सरोकारों से जोड़ने का जो सूत्र पाया, उसमें पाश्चात्य आलोचना के सिद्धांतकारों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आचार्य शुक्ल बहुत ही बौद्धिक तरीके से पाश्चात्य आलोचना के इस सूत्र को ग्रहण करते हैं और वहां से अपने आलोचना के मानदंडों को अपनी हिंदी की साहित्य की परंपरा के साथ जोड़ते हैं। शुक्ल जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ पाश्चात्य सिद्धांतों को, उसकी आलोचना के मानदंडों को अपनी हिंदी की साहित्यिक परंपरा में पिरोया है और उसको पिरो करके एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की है। उदाहरण के लिए उनकी आलोचना में हर जगह यह चीज देखी जा सकती है, पर उदाहरण के लिए विश्व प्रपंच की भूमिका को देखनी चाहिए। विश्व प्रपंच का जो उन्होंने अनुवाद किया, लगभग 100 से 150 पेज के बीच की उसकी भूमिका लिखी है। उस भूमिका में उन्होंने पूरे विश्व विज्ञान की उपलब्धियों को भारतीय परंपरा के साथ जोड़ करके उसका एक भारतीय रूप रखने की कोशिश की है। यह भारतीयता पुनरुत्थानवादी जैसी नहीं है। यह हिंदी आलोचना को नए सांचे में ढालने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो शुक्ल जी ने अपने पाश्चात्य सिद्धांतकारों से प्रेरित होकर जो सिद्धांत बनाए थे, उन सिद्धांतों की कसौटी पर तुलसी जैसे कवि उन्हें ज्यादा फिट नजर आते हैं, ज्यादा योग्य नजर आते हैं, ज्यादा सही नजर आते हैं। इसलिए शुक्ल जी रामचरितमानस या तुलसी की रचना को, उनकी काव्य दृष्टि को अपना आधार बनाते हैं। इससे कुछ खामियां भी आई, लेकिन इसकी उपलब्धियां भी बड़ी रही। पहले हम यह देखेंगे कि आचार्य शुक्ल और किस तरह से अपनी आलोचना की निर्मिति करते हैं। इसमें शुक्ल जी की वैज्ञानिक दृष्टि को थोड़ा उदाहरणों से और समझ लेना चाहिए कि शुक्ल जी जब आलोचना कर रहे थे तो किस तरह से वो वैज्ञानिक दृष्टि को अपना रहे थे। वैज्ञानिक दृष्टि का तात्पर्य क्या है? वैज्ञानिक दृष्टि का तात्पर्य है कि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार, देश काल की परिस्थितियों को क्या आवश्यक है, देश में चल क्या रहा है, समाज को जरूरत क्या है, और उस जरूरत के मुताबिक उन चीजों को सामने रखने की कोशिश करना, जिससे एक विवेकवादी दृष्टिकोण पाठकों के बीच आए, साहित्य को देखने के नजरिए के बीच आए। शुक्ल जी ने ऐसा प्रयास किया है। वैज्ञानिक दृष्टि को इस रूप में देखा जाना चाहिए कि शुक्ल जी उसको एक कल्याणकारी सिद्धांत के साथ जोड़ करके और स्थापित करके हिंदी आलोचना को केवल भावाग्राही होकर नहीं, बल्कि वस्तुवादी ढंग से भी सोचने की प्रेरणा देते हैं। शुक्ल जी
ने अपने आलोचना के जो सिद्धांत बनाए हैं, उनकी आलोचना के जो स्रोत हैं, उसको संक्षेप में इस रूप में देखा जा सकता है।